हेलो, नमस्कार, राधे राधे, शास्त्रीय काल। कैसे हैं आप सभी? मैं हूं आपका दोस्त नवीन शर्मा और बहुत बहुत स्वागत है आपका ज्ञान जीएस यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि ये हमारी पॉलिटी की सीरीज चल रही है। संविधान को बहुत ही अच्छे अंदाज में हम समझ रहे हैं और आज ये संविधान की क्लास है हमारी। इससे पहले हम आर्टिकल 32, आर्टिकल 33 और आर्टिकल 34 को समझ चुके हैं, जिसमें आर्टिकल 32 में हमने 5 प्रकार की रेटों को समझा था और उनमें से 4 रेटों को अच्छे से समझ लिया था। एक रेट को आज हम डिस्कस करेंगे और जो हमारी पांचों रेटें थी उनका हम एक बार रिवीजन भी कर लेंगे। और उसके बाद आज हम समझने वाले हैं मूल अधिकारों में कब कब संशोधन हुए और संशोधन होने की जो प्रक्रिया है उसमें कब कब क्या चेंज आए। क्योंकि जो मूल अधिकारों का संशोधन है वो पहले एक विवादित विषय रहा था, जिसपे कई बार कंट्रोवर्सी हुई, कई बार न्यायालय में जाना पड़ा और कई बार न्यायालय के अलग अलग निर्णय आए। तो वो किस प्रकार से आए और उनमें क्या क्या प्रावधान किए गए थे, उन सभी चीजों को हम बहुत ही अच्छी तरह से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। और पहले हम समझ लेते हैं आर्टिकल 32 जो हमारा हमने पढ़ा था कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में ये 5 रेटें होती हैं हमारी और इनमें से पहली होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसको हमने समझ लिया था लास्ट वीडियो में। ये क्या होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को बंदी बनाया गया है तो उसको 24 घंटे के अंदर किसी न्यायालय में, किसी निकटस्थ न्यायालय में प्रस्तुत करना होता है, जिससे न्यायालय उसके बंदी बनाए जाने के कारण के बारे में जान सके और उस पर चर्चा कर सके। तो इसीलिए बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी की जाती है न्यायालय के द्वारा। और किसके द्वारा? जिस भी अधिकारी ने किसी व्यक्ति को बंदी बनाया है। उसके बाद परमादेश रिट क्या होती है? परमादेश रिट का मतलब है हम आदेश देते हैं कि, मतलब ये है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति, कोई निकाय या कोई अधिकारी जो लोक अधिकारी है, उसने अगर अपने कर्तव्यों का निर्वहन बहुत अच्छे से नहीं किया है या अच्छे से नहीं किया है, तो वो या मना कर दिया है कर्तव्यों का निर्वहन करने से, तो उसके खिलाफ परमादेश रिट जारी होती है। और ये कहा जाता है कि तुम अच्छे से कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर रहे हो और तुम्हें अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। तो ये न्यायालय के द्वारा उसके खिलाफ रिट जारी की जाती है। उसके बाद प्रतिषेध रिट की बात आती है। प्रतिषेध में क्या होता है कि अगर किसी न्यायालय ने, किसी अधीनस्थ न्यायालय ने, अधीनस्थ न्यायालय का मतलब क्या होता है? ये रिट उच्चतर न्यायालय के द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों के लिए जारी की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय का मतलब है जो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के अंडर में आते हैं, ठीक है, उनसे जो निम्न न्यायालय होते हैं वो, उनका जो अधिकार क्षेत्र है, उस अधिकार क्षेत्र के बाहर का अगर वो कोई काम कर रहे हैं या किसी बाहर के मामले को देख रहे हैं, तो उसके खिलाफ ये प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। प्रतिषेध का मतलब है रोकना, कि तुम अपने अधिकार क्षेत्र के अंदर का ही काम करो, ये तुम्हारे अधिकार क्षेत्र का नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ये प्रतिषेध रिट जारी की जाती है। उसके बाद अधिकार प्रेक्षा को भी हमने समझ लिया है। अधिकार प्रेक्षा में क्या था, अगर कोई अधिकारी कोई कृत्य करता है और वह कृत्य करने के लिए वो अधिकारी को अधिकार नहीं है, जो भी अधिकारी है उसको वो कार्य करने का अधिकार नहीं है, तो उससे पूछा जाता है कि किस अधिकार से तुमने यह कार्य किया है, ठीक है। कहने का मतलब है अगर कोई अधिकारी अपने अधिकार से अधिक कार्य करता है या कोई ऐसा कार्य जो उसका अधिकार है ही नहीं, ऐसा कोई काम करता है, तो उसके लिए अधिकार परीक्षा रिट जारी की जाती है। और इसका मतलब है कि किस अधिकार से तुमने ये काम किया है, ठीक है। तो ये हो गई हमारी 4 रिटें। आज हम समझने वाले हैं उत्प्रेषण रिट को, और उत्प्रेषण को अभी हम समझ लेते हैं। उत्प्रेषण रिट क्या होती है कि अगर कभी ऐसा हो कि जो हमारा उच्चतर न्यायालय है, उच्चतर न्यायालय का मतलब है हमारा उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय, उसके अधीनस्थ कोई अगर न्यायालय है और उसमें कोई मामला चल रहा है, तो अगर वो मामला जो भी चल रहा है उसे उच्चतर न्यायालय, जो भी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय है, अगर वो चाहे तो उस मामले को अपने पास बुला सकता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे उत्प्रेषण। तो यहाँ पे अगर प्रेषण वर्ड का मतलब देखें तो प्रेषण का वर्ड मतलब ही होता है कि स्थानांतरित करना, प्रेषित करना। प्रेषित का मतलब भेजना। तो अगर कोई ऐसा मामला होता है जो किसी अधीनस्थ न्यायालय में चल रहा है, तो उसको जो उच्चतर न्यायालय है वो अपने पास मंगाता है। तो इसी को क्या कहते हैं
यही जो रिट जारी की जाती है इसको हम उत्प्रेषण रिट कहते हैं। अब इसमें हम पढ़ लेते हैं क्या दे रखा है। यह रिट अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी किया जाता है। ठीक है, तो जो ये रिट है, रिट का मतलब होता है कोई अधिकार पत्र, तो ये जारी किया जाता है। इस रिट को जारी करके अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वे अपने पास संचित मुकदमे के निर्णय लेने के लिए उस मुकदमे को वरिष्ठ न्यायालय अथवा उच्चतर न्यायालय को भेज दें। कहने का मतलब है कोई भी अगर यहाँ पे मुकदमा चल रहा होता है तो उनको ये निर्णय दे दिया जाता है कि उस मुकदमे को आप अपने उच्चतर न्यायालय में भेज दीजिए। आप उच्च न्यायालय जो भी आपका है, वरिष्ठ न्यायालय, उसके पास भेज दीजिए और उस पे अधिकार जो आएगा, उस पे जो भी कहने का मतलब फैसला सुनाया जाएगा वो उच्चतर न्यायालय के द्वारा सुनाया जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए जारी की जाती है उत्प्रेषण रिट। तो आई होप आपको अब सारी रिटें समझ में आ गई होंगी और सभी रिटों पे हमने चर्चा कर ली। अब हम आज का जो हमारा टॉपिक है उसकी तरफ बढ़ते हैं, उसकी तरफ चलते हैं। जो हमारा आज का टॉपिक है वो है मूल अधिकारों में संशोधन। तो मूल अधिकारों में संशोधन कब कब हुए, या यूं कहें कि आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो मूल अधिकारों के संशोधन जो एक विषय है उसी पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई है। कहने का मतलब है उस पे विवाद रहा है कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो अलग अलग समय पे इसमें अलग अलग प्रावधान आए और उन सभी को हमें समझना है, क्योंकि इन सभी प्रावधानों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मामला है वो आया गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। 1967 में ये मामला आता है। तो सबसे पहले तो ये बात थी कि मूल अधिकारों में संशोधन क्या हो सकता है या नहीं हो सकता है। जब इनिशियल फेज थी, जब हमारा संविधान बना था, उसके बाद से जो 368 आर्टिकल है हमारा, जिसमें संविधान संशोधन के बारे में प्रावधान किया गया है, तो उसमें क्या मूल अधिकारों को संशोधित किया जा सकता था या नहीं किया जा सकता था। तो इनिशियल जो फेज थी उसमें कहा गया कि निर्णय से पूर्व जो ये निर्णय आया है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, इस निर्णय से पूर्व मतलब इससे पहले कोई ऐसा भी विवादित मामला नहीं था। तो उससे पहले क्या था, ये निर्णय दिया गया में यह निर्णय निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी विभाग में संशोधन किया जा सकता है जिसमें अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकार को शामिल किया गया था। कहने का मतलब ये है कि पहले जो प्रावधान था, ये वाला जो निर्णय है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, ये निर्णय आने से पहले ये प्रावधान था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है और जो हमारे मूल अधिकार हैं उनमें भी संशोधन किया जा सकता है। ये निर्णय आने से ये प्रावधान था। लेकिन ये निर्णय आया तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, इस पे हम समझ लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय ने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद, ठीक है, जो सर्वोच्च न्यायालय है हमारा, उसने गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ एक व्यक्ति का नाम था, तो उनका जो वाद रहा है, जो विवाद रहा है सुप्रीम कोर्ट से, तो उसमें 1967 में ये प्रावधान किया गया कि निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकार में संशोधन पर रोक लगा दी गई, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है, क्या कहा गया, संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। 368 में जो प्रावधान दिए गए हैं उनके द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है। तो ये प्रावधान किसमें कहा गया, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, तो 1967 ये आप याद रखेंगे, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य। अगर ये कभी पूछा जाए कि इसमें क्या प्रावधान किया गया, तो इसमें प्रावधान किया गया कि संसद जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है और 368 अनुच्छेद में जो प्रक्रिया दी गई है उसके आधार पर मूल अधिकारों में संशोधन जो होता है उस पर रोक लगा दी गई। ठीक है, तो ये प्रावधान इसमें किया गया। अब इसके बाद क्या प्रक्रिया होती है, क्या मूल अधिकारों में संशोधन नहीं होता है या मूल अधिकारों में संशोधन होने लगेगा। उसके बाद एक और प्रावधान आता है, उसके बाद एक और प्रावधान आता है 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा। 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 में क्या कहा गया कि ये जो संविधान संशोधन है इसके द्वारा अनुच्छेद 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकार में संशोधन किया जा सकता है। इसमें क्या किया गया कि अनुच्छेद जो 13 था हमारा, जो मूल अधिकारों से संबंधित है,
और अनुच्छेद हमारा 368 जो कि हमारा संविधान में संशोधन से संबंधित है, इन दोनों में हमने संशोधन किया और इन दोनों आर्टिकल में संशोधन करने के बाद हमने ये कहा कि जो 368 में निर्धारित प्रक्रिया है उसके द्वारा हमारा मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है। इससे पहले गोलकनाथ बनाम था, उसमें कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है। उसके बाद 24वें संविधान संशोधन में ये कह दिया गया, और इसमें 24वें संविधान संशोधन में अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन से आर्टिकल में संशोधन किया गया, तो आप ध्यान रखेंगे एक तो 13 और दूसरा 368। 13 और 368 दो आर्टिकल में संशोधन किया गया और उसके बाद प्रावधान किया गया कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और हम क्या समझते हैं कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद आता है, और ये बहुत ही फेमस है और इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, 1973 में आता है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। इसमें क्या प्रावधान किया गया? इसके निर्णय में कहा गया कि मूल अधिकारों में संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई है, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया। और इसमें क्या कहा गया कि जो मूल अधिकार हैं उनको विधि मान्यता प्रदान की गई है और उनमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, मूल अधिकारों में संशोधन को विधि मान्यता दे दी गई है। विधि मान्यता का मतलब क्या है कि अब कानून के द्वारा, या कह सकते हैं कि संसद के द्वारा जो हमारा 368 आर्टिकल है उसके द्वारा उसमें हम संशोधन कर सकते हैं। और ये प्रावधान कब आया था? ये केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने ऐसा निर्णय दिया था। ठीक है, तो हमें ये याद रखना है कि उसके बाद केशवानंद भारती बनाम में कह दिया गया कि मूल अधिकारों में संशोधन हो सकता है। 24 में जो हमारा संविधान संशोधन है उसमें भी यही बात की गई थी। अच्छा, एक और चीज कि जो हमारा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद है, इसी में मूल ढांचा का जो हमारा प्रावधान है वो दिया गया कि संविधान में संशोधन तो किया जा सकता है, मूल अधिकारों में भी संशोधन किया जा सकता है, और उसके बाद उद्देशिका में संशोधन हो सकता है, प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये भी प्रावधान इसी से किया गया था। और इसी में कहा गया था, इसी बात में कहा गया था कि जो हमारा संशोधन है वो प्रस्तावना में भी हो सकता है और मूल अधिकारों में भी हो सकता है, लेकिन जो मूल ढांचा है संविधान का उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत बार पूछा गया है कि मूल ढांचा का जो सिद्धांत है वो किसमें दिया गया? जो संविधान का मूल ढांचा सिद्धांत है वो किसमें दिया गया था? केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य जो हमारा बाद आया था, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि जो मूल ढांचा का प्रावधान है वो इसके अंतर्गत था। तो हमें ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं अगला हमारा क्या प्रावधान है। अगला जो हमारा प्रावधान है 42वां संविधान संशोधन 1976। अब 42वें संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में इसमें क्या होता है? इसमें कहा गया कि अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए। अब ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था इसमें कहा गया 368 में 4 और 5 खंड जोड़े गए। यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि इसमें कहा गया कि अगर 368 अनुच्छेद के तहत और उसमें 4 और 5 हमने जो उसके खंड थे वो जोड़ दिए इसमें 42वें संविधान संशोधन में, और इसमें यह प्रावधान कर दिया गया कि इस प्रकार अगर कोई संशोधन हुआ है तो उसे न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जा सकता, मतलब न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती, उस पर भी कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं उठाया जा सकता। ये प्रावधान हमारा किया गया था किसमें? 42वें संविधान संशोधन में। के बाद क्या होता है आगे की कहानी को हम समझ लेते हैं। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सारी चीजें एग्जाम में पूछी गई हैं और बहुत बार पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो उसके बाद आता है हमारा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980। जो हमारा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 का बाद आता है, इसमें क्या प्रावधान किया गया? अभी हमारा 42वें संविधान संशोधन में ये कह दिया गया कि हमारा जो 368 आर्टिकल है उसमें एक तो 4 और 5 हमारा जो खंड है वो जोड़ा गया। उसके बाद उसमें प्रावधान कर दिया गया कि इस प्रकार अगर कोई संशोधन किया गया है मूल अधिकारों में तो उसे हम न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। इसके बाद हमारा जो अगला मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ है, इसमें कहा गया कि इसके निर्णय द्वारा ये निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है।
और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनर्वलोकन कर सकता है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा दी गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब है, जब मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ का बाद आया 1980 में, तो इसमें प्रावधान कर दिया गया कि जो भी हमारा 42वें संविधान संशोधन में अगर जो प्रावधान दिया गया है कि जो हमारा संशोधन होगा उसके तहत उसमें हम न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दे सकते हैं, तो उसको बदल दिया गया और उसको समाप्त कर दिया गया उस प्रावधान को। और इसमें कहा गया कि न्यायालय जो होता है वो हमारा क्या है, मूल अधिकारों का, हमारा आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने वाला है, जो सर्वोच्च न्यायालय है, और उसको ये अधिकार है कि वो किसी भी संशोधन को पुनर्वलोकन कर सकता है। कहने का मतलब है, कोई भी ऐसा प्रावधान या संशोधन है उसका कोई जो हमारा उच्चतम न्यायालय है वो पुनर्वलोकन कर सकता है, और उसके द्वारा जो कहा गया था कि उसको प्रसंगत नहीं ठहराया जा सकता 42वें संविधान संशोधन में, तो उस व्यवस्था को निरस्त कर दिया गया। तो कुल मिला के जो अंतिम रूप से हम क्या कह सकते हैं कि हमारे एक तो मूल अधिकारों में संशोधन भी किया जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मूल ढांचा का सिद्धांत है कि मूल ढांचा हमें नहीं चेंज करना है, उसमें हम संशोधन कर सकते हैं, और उसके बाद उसको न्यायालय द्वारा पुनर्वलोकन के लिए भी भेजा जा सकता है, या न्यायालय उसका पुनर्वलोकन भी कर सकता है। ये उसको अधिकार है, क्योंकि हमारे संविधान का रक्षक कौन है, हमारे संविधान का जो संरक्षण संविधान को प्रदान करता है वो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय ऐसा कर सकता है। कोई भी अगर निर्णय या कोई भी संशोधन है तो उसका पुनर्वलोकन कौन कर सकता है, संविधान। तो ये थी हमारी आज की क्लास, और आज की क्लास में हमने समझ लिया कि हमारे जो रिटें थी, एक तो हमने उनको जान लिया थोड़ा सा, और उसके बाद जो हमारे मूल अधिकारों में संशोधन कब कब हुए, किस किस प्रकार के प्रावधान किए गए, क्योंकि ये चीजें तो थोड़ी सी अलग है, हो सकता है किसी को अच्छा ना लगे, इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन ये इंटरेस्टिंग है और इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया। तो एक बार ये जो पूरी समरी है इसको हम फिर से देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि किस प्रकार से हमारा जो संशोधन है हमारे मूल अधिकारों में वो हुआ है। तो एक तो मूल अधिकारों में संशोधन किस प्रकार से हुआ, ठीक है। पहले तो गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य बाद आया, और इससे पहले की अगर हम बात करें तो इससे पहले ये निर्णय दिया गया था कि संविधान किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है, ठीक है। इससे पहले ये निर्णय था, इसमें अनुच्छेद 368 और मूल अधिकार भी शामिल थे। तो कुल मिला के पहले ये प्रावधान था कि किसी में भी हम संशोधन कर सकते हैं। उसके बाद जो सर्वोच्च न्यायालय गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य जो बाद आया, इसमें कहा गया कि संशोधन पर रोक लगा दी। जो मूल अधिकारों में संशोधन था 368 अनुच्छेद के तहत उस पर रोक लगा दी, और उसके द्वारा संशोधन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसमें प्रावधान किया गया था मूल अधिकारों में संशोधन नहीं हो सकता है। 24वां संविधान संशोधन आया 1971 में, इसमें क्या कहा गया, 13 और 368 अनुच्छेद संशोधन किया गया, और इसमें कहा गया कि 368 द्वारा दी गई प्रक्रिया से संशोधन मूल अधिकारों में किया जा सकता है। उसके बाद अगला हमारा कौन सा आता है, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य आता है। इसमें मूल ढांचा का सिद्धांत दिया गया और कहा गया कि जो हमारा मूल अधिकार है उनमें संशोधन हो सकता है, ठीक है, उनमें संशोधन हो सकता है। उसके बाद जो इससे पहले गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में निर्णय दिया गया कि संशोधन नहीं होता है, तो उसको निरस्त कर दिया गया था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद के द्वारा। उसके बाद 42वां संविधान संशोधन होता है, और इसमें हमने क्या, जो 368 अनुच्छेद है उसमें क्या 4 और 5 जो हमारा खंड है उसको जोड़ दिया, और उसमें प्रावधान किया गया कि जो भी संशोधन हो सकता है, मूल अधिकारों में संशोधन तो हो सकता है, लेकिन उसको क्या न्यायालय में पुनर्वलोकन के लिए या प्रसंगत नहीं ठहराया जा सकता, उस पर कोई भी क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया जा सकता। लेकिन उसके बाद ये प्रक्रिया यहीं थमती नहीं है, और अंतिम रूप से हमारा मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ बाद आता है 1980 में, और इसमें प्रावधान कर दिया गया कि मूल अधिकारों में संशोधन भी हो सकता है, और जो हमारा मूल ढांचा है वो बिगड़ना नहीं चाहिए, जो संविधान का मूल ढांचा है। और क्या प्रावधान किया गया कि इसमें जो भी संशोधन किया जाएगा उसका पुनर्वलोकन जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है वो कर सकता है, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय को ये अधिकार है कि वो कोई भी आधारभूत अगर हमारा जो सिद्धांत है उसमें क्या कर सकता है, उसका संरक्षक होता है। हमारा जो संविधान है उसका संरक्षक कौन है, तो हमारा सर्वोच्च न्यायालय है। इसीलिए उसको अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय को, वो हमारे किसी भी संशोधन में क्या कर सकता है, उसका पुनर्वलोकन कर सकता है। ये प्रावधान हमारा दिया गया। तो ये थी अभी तक की जो प्रक्रिया, जिसमें मूल अधिकारों में कब कब क्या क्या संशोधन हुआ, इस प्रकार से जो भी संशोधन थे तो उनको हमने डिस्कस कर लिया। तो नेक्स्ट जो हमारी क्लास होने वाली है उसमें हम डीपीएसपी को समझेंगे।
नीति निर्देशक सिद्धांतों को। हालांकि लास्ट क्लास में हमने आपसे बोला था कि अगली क्लास डीपीएसपी की होगी, लेकिन ये जो चीजें थी ये बहुत इंपॉर्टेंट थी आपके लिए और ये एग्जाम्स में पूछी जाती हैं। तो इस क्लास का केवल एक ही मतलब है और हमारा जो चैनल है उसका केवल एक ही उद्देश्य है, आपकी जो तैयारी हो रही है, आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें और धार लगाना, आपको बहुत अच्छे से तैयार करना, आपको सशक्त तैयारी प्रदान करना, ये बस उद्देश्य है हमारे चैनल का। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल ज्ञान जीएस से और उसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारा जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिएगा, जिससे इस तरह की जो भी वीडियोस आएंगी या हमारे चैनल की सभी वीडियोस आपके पास आसानी से पहुंचती रहेंगी। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में और जिसमें हम डीपीएसपी को समझेंगे। नमस्कार।